हम 2024 के पेपर की बात करें। जीएस पेपर 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। तो समाज में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, हमें ये बताना है। दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यानी उन्होंने जो किया है उसका मूल्यांकन करना है कि वो कितना सही है, कितना गलत है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। यानी इसका मतलब ये है कि आज हम अगर उसका मूल्यांकन करेंगे तो आज का मूल्यांकन और 10 साल के मूल्यांकन में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। क्योंकि जब हम 10 साल बाद मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे तो उस समय हम उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से मूल्यांकन करेंगे, है ना। जैसे हम अगर ये कहें कि 2014 में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसका मूल्यांकन कीजिए। आज के पर्सपेक्टिव से आप मूल्यांकन करोगे, जैसे मूल्यांकन करते हो तो उसमें आधार बेस आप देखते हो, है ना, कि ये चीज़ सही है और मूल्यांकन करने की तुलना अच्छा है, ये इसका मूल्य होना चाहिए लेकिन ये इसका मूल्य नहीं, तो हमें ये देखना पड़ता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? इवेंट्स बताने हैं कि वो कौन कौन से इवेंट्स थे। कौन सी यानी एक होता है, लेकिन कौन कौन थी आप उसमें कई सारे बताना पड़ेगा कि कौन थी वे घटनाएं, वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। पहले तो ये बताना है कि कारण क्या था, फिर इसके परिणामों को स्पष्ट किया, इसके क्या क्या परिणाम है। जब रिजल्ट आता है किसी भी कोई घटना का तो उसका राजनीतिक इफेक्ट होता है, सोशल इफेक्ट होता है और इकोनॉमिक इफेक्ट। ये तो बेसिक इफेक्ट होते हैं जो सामान्यतः दिख जाते हैं। हिस्ट्री का ये पार्ट है तो उस समय कल्चरल इफेक्ट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि टॉपिक कैसा है। तो वो फिर बाद में चौथा पॉइंट देखते हैं, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है, हमें ये भी देखना है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। ये जीएस का है आंसर। छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं, हम इसको हमें सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन में तोड़ना पड़ेगा। ये छोटे शहर का पैमाना क्या है, आखिर छोटे शहर किसे कहते हैं पहली चीज, और बड़े शहर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हम ये समझेंगे, देखो कोई भी चीज एक गंतव्य होता है और गंतव्य के पीछे उद्देश्य जुड़ा होता है। बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं, यानी प्रवासियों की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ उनकी डिमांड्स हैं, और वो डिमांड्स उनकी डिमांड को हम समझेंगे और उनके डिमांड को समझेंगे, और जब हमें ये पता होगा कि बड़े शहर और छोटे शहर में अंतर क्या है और जो शहर उनकी डिमांड को फुलफिल करेगा उसी शहर में वो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यानी हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रवासियों की डिमांड्स क्या है। अगर हम ये समझ लें तो कहीं ना कहीं हम ये भी तय कर पाएंगे कि बड़े शहर में वो डिमांड है, इसीलिए वो जा रहे हैं, तभी वो फुलफिल हो पा रही है। और फिर यहाँ देखना है, विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना की थी। हमें विकासशील देशों के कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर देना है। फिर बादल घटने की परिघटना व्याख्या करना है। तो वो व्याख्या करने में क्या होता है, जो इसमें शब्द की गुंजाइश नहीं होती, जो हमें फैक्चुअल नॉलेज है उसी के बारे में हमें बता देना है। अच्छा ये है ये चीज। फिर जनसांख्यिकी या शीत की अवधारणा क्या है, डेमोग्राफिक विंटर। क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, विस्तार से समझाइए। देखो डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है, इस अवधारणा को आपको बताना पड़ेगा। और आपको देखिए जब पेपर आता है ना तो इसमें ऐसे लगभग लगभग 40% या 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहली बार आप टच कर रहे होते हैं। उस कीवर्ड्स को ही आप हो सकता है पहली बार टच कर रहे हैं, तो ये हो सकता है आपके माइंड में पहली बार है, लेकिन जब आप तीत को समझने की कोशिश करते हैं कि जनसांख्यिकी तो पता होता है लगभग लगभग, है ना।
यानी जनसंख्या का जो एक स्टैटिकल मॉडल है, स्टैटिकल रूप में जो है ना फैक्चुअल है कि कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने वृद्ध हैं, है ना? इस तरीके से जो हमारे पास डाटा होता है उसे जनसंख्या ही बोल देते हैं, डेमोग्राफिक। विंटर मतलब होता है और डेमोग्राफिक में जो सबसे युवा आबादी है उसी का अनुपात घटने को है ना इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, क्योंकि विंटर का मतलब क्या हो रहा है इस तरीके से। क्या यह दुनिया की ऐसी स्थिति। 8वां पॉइंट है लैंगिक समानता। लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। लैंगिक समानता क्या है, लैंगिक निष्पक्षता क्या है और महिला सशक्तिकरण, तीन एक दो तीन कॉन्सेप्टों में के बीच अंतर स्पष्ट करना है। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी हमें बताना है। समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं। समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जातियां आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बराबर हैं उनमें एक जाति से हटके भी विवाह हो रहा है, लेकिन अभी किसी हिंदू का मुस्लिम के साथ और मुस्लिम का हिंदू के साथ, हिंदू का पारसी के साथ, पारसी का हिंदू के साथ या मुस्लिम के साथ अंतर धार्मिक एक धर्म से दूसरे धर्म में नहीं किया जा रहा है विवाह, लेकिन जातियों में परस्पर विवाह हो रहा है और वो भी जिनका सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक है उनके बारे में विवेचना करना है। मतलब इसके बारे में जो आपके पास फैक्ट है, नॉलेज है ना, रिपोर्ट्स के आधार पर आप इसको आंसर दे सकते हैं। फिर 10वां पॉइंट आता है विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दे से निपटने में सरकार किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। यानी सरकार इतने और इतने के बीच किस प्रकार का सहयोग, किस तरीके से ये तीनों आगे बढ़ें कि वो सामाजिक आर्थिक मुद्दे को सॉल्यूशन कर सकें। हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी। गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है। आरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियलिस क्या है, ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं। बिल्कुल। ट्विस्टर क्या है, मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं। क्षेत्रीय असमानता क्या है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या चीजें असमान है। डिस्पैरिटी इंग्लिश में बोलते हैं। यह विविधता से किस प्रकार भिन्न है। भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा गंभीर है। समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल सका। टिप्पणी की गई। वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों के कुशल, युवा और अविवाहित महिलाओं द्वारा
शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है? इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा अंतर्संबंध है या संबंध है। जीएस पेपर 2 विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। यानी इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं, इसका अगर हम ओवरव्यू लें संदर्भ में। अब देखो हमें क्या देखना है, जो समितियों ने सुझाया है उसी का हमें परीक्षण करना है। समितियों ने सुझाया है तो कहीं ना कहीं वो एथिकल भी होगा और लॉजिकल भी होगा। तो परीक्षण में क्या होता है, एग्जामिन में हमें उसको जांचना होता है कि क्या चीज़ें सही। लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या की गई है, उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या वे दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं? कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है। स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए। विलय करने के पीछे क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान है। कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है, टिप्पणी कीजिए। कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है, टिप्पणी कीजिए। निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे, विवेचना कीजिए। पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन की राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या की गई। मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। अभी हाल में पारित और लागू किए गए लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? क्या विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं?
निजता का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किए हैं? संघवाद को मजबूत करने के लिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभर रहा है? भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने का कारण स्पष्ट करना है, फिर और बताना है कि इसका परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है। भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ तुलना कीजिए। डिस्कस करना है। डिस्कस में क्या होता है पता है, जो चीज़ फैक्चुअल होती है ना वो लिखा जाता है। तो भारत का धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है इसके बारे में जो फैक्ट है संविधान जो कहता है वो बाकायदा लिख दीजिए, फिर तुलना कर दीजिए अमेरिकी, है ना, धर्मनिरपेक्ष थे। नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने का उपाय सुझाइए। लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली कैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सकें। ई-गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतरक्रियाएं भी हैं। इस संदर्भ में ई-गवर्नेंस की इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति और इससे संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। वैश्विक बाजार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। आगे वह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की
समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है? जीएस पेपर 3 की बात करते हैं। भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रकृति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है? भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है? कारण बताओ, ये मत बताओ कि ये सही है गलत, ठीक है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे, स्पष्ट कीजिए। भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए। जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? जीवन सामग्रियों के संदर्भ में वैश्विक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यवसायीकरण किया गया है। इस कम व्यवसायीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है? उसके क्या क्या लाभ और क्या क्या सीमाएं हैं? वे कौन से परिवर्तन प्रस्तावित हैं जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बना देंगे? क्या यह परिवर्तन कोई संभावित खतरे लेकर आएगा? भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न समन उपायों और इस संबंध में सरकारी पहल की चर्चा कीजिए। भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं? सभी महत्वपूर्ण विवरणों सहित 4 उदाहरण दीजिए। समझाइए कि नार्को आतंकवाद संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर आया है। नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों पर सुझाव दीजिए। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ एवं प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं के गुण व दोषों का विवेचना कीजिए। इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है? भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है? इस संदर्भ में सरकार की उड़ान योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइए। भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? विवेचना कीजिए। भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं, विवेचना कीजिए। विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी के अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का समाधान करने के लिए कौन सी वैकल्पिक तकनीकें हैं? ऐसी किन्हीं 3 तकनीकों के मुख्य गुणों और दोषों का उल्लेख करते हुए संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्षुद्र क्षुद्रग्रह क्षुद्रग्रह क्या है? इसमें या इनमें इनसे जीवन के विलुप्ति होने का खतरा कितना वास्तविक है? ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियाँ विकसित की गई हैं? आपदा प्रतिरोध क्या है? इसे कैसे निर्धारित किया जाता है? एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा के लिए पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत की उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है, जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। सीमा के साथ परस्पर विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यों को भी उल्लिखित कीजिए। सोशल मीडिया एवं को-ग्रुपिंग संदेश सेवाएं गंभीर सुरक्षा चुनौती हैं। सोशल मीडिया की सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं? इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिए। अब हम बात करते हैं एथिक्स पेपर की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक तरीके से। और प्रशासनिक तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट्स के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग एक बहस का मुद्दा है। नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नैतिकता के कई प्रमुख आयाम शामिल हैं। नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण है। मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। चर्चा कीजिए कि वे आयाम पेशेवर संदर्भ में नैतिक निर्णय लेने को कैसे आकार देते हैं। शांति के बारे में केवल एक बात करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर विश्वास करना चाहिए। शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है। शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है। इस पर विश्वास करना चाहिए और इस पर केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्य करना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में विकसित देशों के प्रमुख हथियार उद्योग दुनिया भर में अपने स्वार्थ के लिए कई युद्धों की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर चल रहे संघर्षों को रोकने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार क्या हैं?
ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन विकास के नाम पर मानव के लालच का परिणाम है, जो इस ओर संकेत करता है कि मानव सभी सहित सभी जीवों का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति की ओर अग्रसर है। जीवन की रक्षा के लिए और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन लाने के लिए आप इसे कैसे समाप्त करेंगे? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन विकास के नाम पर मानव की लालच का परिणाम है, जो इस ओर संकेत करता है कि मानव सहित सभी जीवों का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति की ओर अग्रसर है। जीवन की रक्षा के लिए और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन लाने के लिए आप इसे कैसे समाप्त करेंगे? महान विचारकों के 3 उद्धरण नीचे दिए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है? दूसरों से जो भी अच्छा है उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो। दूसरा जैसा मत बन जाओ। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरों से जो भी अच्छा है उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो। दूसरे जैसा मत बन जाओ। सत्य के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और सत्य दोनों ही आवश्यक है। कानून के अनुसार यदि मनुष्य दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह दोषी है। नीतिशास्त्र के अनुसार यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता है तो वह दोषी है। न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। 1 साल पहले जो न्यायपूर्ण था, आज के संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। उपयुक्त कथन का उचित उदाहरण देना। इसमें उचित यानी नैतिक रूप से नैतिक उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए। मामले के सार को नजरअंदाज करने या करके मामले के सार को नजरअंदाज करके रूप के प्रति अविवेकी आसक्ति का परिणाम अन्याय होता है। एक समझदार सिविल सेवक वह है जो ऐसी शाब्दिकता को नजरअंदाज करता है और सच्चे इरादे से काम करता है। आचार संहिता और नैतिक संहिता लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। आचार संहिता पहले से ही क्रियान्वित है और नैतिक संहिता अभी तक लागू होना बाकी है। शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उपयुक्त आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव दीजिए। नए कानून भारतीय न्याय संहिता की आत्मा भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय, समानता और निष्पक्षता है। वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय की ओर बड़े बदलाव के आलोक में इस पर चर्चा कीजिए। भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली में लैंगिक अस्मिता के बावजूद समान अवसर प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की
संख्या लगातार बढ़ रही है। महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने और ईमानदारी से उच्च मानक को बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य नागरिकों की सेवा करने की कुशलता सुनिश्चित करना और बदले में खुद का विकास करने के लिए आचरण और व्यवहार का एक बहुत ही उच्च मानक बनाए रखना है। यह योजना कैसे सिविल सेवकों को उत्पादक क्षमता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएं प्रदान करने में सशक्त बनाएगी। अब एक केस स्टडी है। एबीसी इनकॉर्पोरेटेड नाम की एक कंपनी, एक तकनीकी कंपनी है जो तीसरी दुनिया में स्थित संसार की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। जो तीसरी दुनिया में स्थित, या विकासशील देशों को बोलते हैं तीसरी दुनिया में स्थित, संसार की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। आप इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बहुसंख्यक शेयर धारक हैं। तेजी से हो रहे तकनीकी सुधारों ने इस परिदृश्य की स्थिरता पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं, नियामक प्राधिकरणों और आम जन के बीच चिंता बढ़ा दी है। आप व्यवसाय के पर्यावरणीय पदचिह्न के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना करते हैं। 2023 में आपके संगठन ने 2019 में दर्ज स्तरों की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 48% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से आपके डेटा केंद्रों की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता के कारण है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेज विस्तार से प्रेरित है। एआई संचालित सेवाओं को उनके उल्लेखनीय लाभ के बावजूद पारंपरिक ऑनलाइन गतिविधियों की तुलना में बहुत अधिक संगणनात्मक संसाधनों और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी के प्रसार से पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता बढ़ गई है। इसके फलस्वरूप चेतावनियां भी बढ़ गई हैं। एआई मॉडल, विशेष रूप से व्यापक मशीन लर्निंग और डेटा प्रोसेसिंग के उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक कंप्यूटर कार्यों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा खपत करते हैं, जिसमें अत्यधिक तेजी से वृद्धि होती है। यद्यपि 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता और लक्ष्य पहले से ही है, उत्सर्जन कम करने की चुनौतियां भारी लगती हैं, क्योंकि एआई का एकीकरण जारी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में पर्याप्त निवेश आवश्यक होगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी माहौल से कठिनाई और बढ़ गई है, जहां बाजार की स्थिति और शेयरधारक के मूल्य को बनाए रखने के लिए तेजी से नवाचार आवश्यक है। नवाचार लाभप्रदता और धारणीयता के बीच संतुलन हासिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम आवश्यक है, जो व्यावसायिक उद्देश्यों और नैतिक दायित्व दोनों के अनुरूप हो। उपयुक्त मामले में उत्पन्न चुनौतियों पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या है? उपयुक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। आपकी कंपनी को तकनीकी दिग्गजों द्वारा
दंडित किए जाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसकी आवश्यकता को समझाने के लिए आप क्या तार्किक और नैतिक तर्क देंगे? एक विवेकशील व्यक्ति होने के नाते आप एआई नवाचार और पर्यावरणीय परिचय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे? रमण एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और हाल ही में उन्हें एक राज्य के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन विभिन्न मुद्दों और समस्याओं या चुनौतियों पर उन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी, उनमें एक अज्ञात आतंकवादी समूह द्वारा बेरोजगार युवकों की भर्ती से संबंधित मुद्दा गंभीर चिंता का विषय था। यह पाया गया कि राज्य में बेरोजगारी अपेक्षाकृत अधिक थी। स्नातक और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी की समस्या और भी गंभीर थी। इसलिए वे कमजोर और आसान लक्ष्य थे। डीआईजी रेंज और उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि वैश्विक स्तर पर एक नया आतंकवादी समूह उभरा है। इसने युवा बेरोजगार लोगों की भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। किसी विशिष्ट समुदाय से युवाओं को चुनने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उक्त संगठन का स्पष्ट उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उनका उपयोग करना था। यह भी पता चला कि नया समूह उनके राज्य में अपना जाल फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। राज्य सीआईडी और साइबर मेल को एक निश्चित विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में ऐसे बेरोजगार युवाओं के से सोशल मीडिया और स्थानीय सांप्रदायिक संगठनों तथा अन्य संपर्कों के माध्यम से आतंकवादी संगठन समूह ने संपर्क किया। समय की मांग है कि तेजी से कार्यवाही की जाए और इन तत्वों या योजनाओं को गंभीर रूप लेने से पहले ही रोक दिया जाए। साइबर सेल के माध्यम से पुलिस द्वारा की गई जांच से पता चला कि बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बहुत सक्रिय हैं। उनमें से कई औसतन हर दिन 6 से 8 घंटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंटरनेट आदि का उपयोग करते हुए बिता रहे थे। ये भी पता चला कि ऐसे बेरोजगार युवा उस वैश्विक आतंकवादी समूह के खास व्यक्तियों से प्राप्त संदेशों का समर्थन और सहानुभूति दिखा रहे थे। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से पता चला कि ऐसे समूहों के साथ उनका गहरा जुड़ाव है। यहाँ तक कि उनमें से कई ने अपने व्हाट्सएप और फेसबुक आदि पर राष्ट्र विरोधी ट्वीट फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि वे उनकी चाल में फंस गए और अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करने लगे। उनके पोस्ट सरकार की पहलों, नीतियों के अति आलोचना करने वाली थे और अतिवादी मान्यताओं को मानने वाले और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले थे। उपयुक्त स्थिति से निपटने के लिए रमण के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? आप मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे समूह राज्य में घुसपैठ करने और माहौल खराब करने में सफल ना हो सकें? उपयुक्त परिदृश्य में पुलिस बल की खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली को बढ़ाने के लिए आप क्या कार्य योजना सुझाएंगे?
पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से केंद्र और राज्य सरकारों की बहुआयामी रणनीति के चलते देश के प्रभावित राज्यों में नक्सली समस्या का काफी हद तक निराकरण हुआ है। हालांकि कुछ राज्यों में कई इलाके ऐसे हैं जहां नक्सली समस्या अभी भी मुख्य रूप से विदेशी देशों की दखल-अंदाजी के कारण बनी हुई है। रोहित पिछले 1 साल से किसी जिले के स्पेशल ऑपरेशन के पद पर तैनात हैं जो अभी भी नक्सली समस्या से प्रभावित है। जिला प्रशासन ने लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिए हाल के दिनों में नक्सल प्रभावित इलाकों में कई विकासमूलक कार्य अपनाए हैं। पिछले कुछ समय से रोहित ने नक्सली कैडर के गतिविधियों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट खुफिया नेटवर्क स्थापित किया है। जनता में विश्वास जगाने और नक्सलियों पर नैतिक प्रभुत्व जताने के लिए जनता में विश्वास जगाने और नक्सलियों पर नैतिक जनता में विश्वास जगाने और नक्सलियों पर नैतिक प्रभुत्व जताने के लिए पुलिस द्वारा कई जगह घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रोहित स्वयं एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें अपने खुफिया सूत्र के माध्यम से संदेश मिला कि लगभग 10 कट्टर नक्सली अत्याधुनिक हथियारों के साथ विशेष गांव में छिपे हुए थे। बिना कोई समय गंवाए रोहित ने अपनी टीम के साथ उस खास गांव में पहुंचकर पूर्ण सुरक्षा का घेरा बनाया तथा व्यवस्थित तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान उनकी टीम अभी नक्सलियों पर स्वचालित हथियारों के साथ काबू पाने में कामयाब रही। हालांकि इस बीच 500 से अधिक आदिवासी महिलाओं ने गांव को घेर लिया और लक्ष्य घर की ओर मोर्चा करना शुरू कर दिया। वे चिल्ला रही थी और उपद्रवियों की तत्काल रिहाई की मांग कर रही थी, क्योंकि वे उनके संरक्षक और उद्धारक हैं। जमीनी हालात बहुत गंभीर होते जा रहे थे, क्योंकि आदिवासी महिलाएं अत्यंत उत्तेजित और आक्रामक थी। रोहित ने अपने उच्च अधिकारी राज्य के आईजी से रेडियो सेट और मोबाइल फोन से संपर्क स्थापित करना चाहा, लेकिन कमजोर कनेक्टिविटी के कारण वैसा कर पाने में वे असफल रहे। रोहित की बड़ी दुविधा थी कि पकड़े गए नक्सलियों में 2 न केवल चोटी के कट्टर उग्रपंथी थे जिनके सिर पर 10 लाख रुपयों के इनाम था, बल्कि वे हाल ही में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किए गए हमले में भी शामिल थे। हालांकि अगर नक्सलियों को नहीं छोड़ा गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यह इसलिए कि आदिवासी महिलाएं आक्रामक रूप से उनकी ओर बढ़ रही थी। उस स्थिति में हालात को नियंत्रित करने के लिए रोहित को गोलाबारी का सहारा लेना पड़ सकता है, जिससे नागरिकों की बेशकीमती जान जा सकती है एवं स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। इस स्थिति से निपटने के लिए रोहित के पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? रोहित को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? आपके अनुसार रोहित के लिए कौन सा विकल्प अपनाना अधिक उपयुक्त होगा और क्यों?
मौजूदा स्थिति में महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस द्वारा क्या अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए? स्नेहा एक वरिष्ठ प्रबंधक हैं जो एक मध्यम आकार वाले शहर में एक बड़ी प्रतिष्ठित अस्पताल श्रृंखला के लिए काम करती हैं। उन्हें एक नए सुपर स्पेशलिटी सेंटर का प्रभारी बनाया गया है जिसे अस्पताल अत्याधुनिक उपकरणों और विश्वसनीय विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ बना रहा है। भवन का पुनर्निर्माण किया गया और वह विभिन्न उपकरणों और मशीनों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर रही है। खरीद के लिए जिम्मेदार सीमित समिति के प्रमुख के रूप में उन्होंने चिकित्सा उपकरणों का कारोबार करने वाले सभी प्रतिष्ठित इच्छुक विक्रेताओं से बोलियां आमंत्रित की हैं। उन्होंने देखा कि उनका भाई जो इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध आपूर्तिकर्ता है ने भी अपनी रुचि व्यक्त की। चूंकि अस्पताल निजी स्वामित्व में है इसलिए उनके लिए केवल कम बोली लगाने वाले को चुनना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा उन्हें ज्ञात है कि उनके भाई की कंपनी कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है और बड़ी आपूर्ति का एक आदेश उसे उबारने में सहायता करेगा। साथ ही उनके भाई को अनुबंध आवंटित करना उनके खिलाफ पक्षपात का आरोप हो सकता है और उनकी छवि खराब कर सकता है। अस्पताल प्रबंधन उन पर पूरा भरोसा करता है और उनके किसी भी फैसले का समर्थन करेगा। स्नेहा को क्या करना चाहिए? वह जो करना चाहती हैं उसे कैसे उचित सिद्ध करेंगी? इस मामले में चिकित्सा नैतिकता कैसे निहित व्यक्तिगत हित से युक्त है? इस वर्ष साधारण रूप से भीषण गर्मी होने के कारण जिले को पानी की घोर कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर जिले को गंभीर पेयजल संकट से उबारने हेतु शेष जल भंडार को संरक्षित करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सक्रिय कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान के साथ साथ भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। गांव का दौरा करने हेतु सतर्कता दल तैनात किए गए हैं। सिंचाई के लिए गहरे बोरवेल तथा नदी जलाशय से पानी खींचने वाले किसानों की शिनाख्त की जा रही है। ऐसी कार्रवाई से किसान आक्रोश में आ जाते हैं। किसान का एक प्रतिनिधि मंडल अपने मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर से मिलता है और शिकायत करता है कि जहां उन्हें अपनी फसल की सिंचाई की अनुमति नहीं दी जा रही है, वहीं नदी के पास स्थित बड़े उद्योग अपनी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए गहरे बोरवेल के माध्यम से भारी मात्रा में पानी खींच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उनका प्रशासन किसान विरोधी और भ्रष्ट है, जिससे उद्योग द्वारा रिश्वत दी जा रही है। जिलों को किसानों को शांत करने की जरूरत है क्योंकि वे लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर को जल संकट से निपटना भी होगा। उद्योग को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे बड़ी संख्या में जो श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों की चर्चा की थी। हितधारकों के परस्पर अनुकूल हितों को ध्यान में रखते हुए
कौन सी उचित कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं? जिला कलेक्टर के लिए संभावित प्रशासनिक और नैतिक दुविधाएं क्या हैं? डॉक्टर श्रीनिवासन एक प्रतिष्ठित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी में कार्यरत एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। यह कंपनी फार्मास्यूटिकल में अपनी अत्याधुनिक शोध के लिए जानी जाती है। डॉक्टर श्रीनिवासन किसी नई दवा पर काम करने वाली एक शोध टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य एक नए वायरस से तेजी से फैलने वाले संक्रमित रोग का इलाज करना है। यह बीमारी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है और देश में इसके मामलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। डॉक्टर श्रीनिवासन की टीम पर इस दवा के ट्रायल में तेजी लाने का बहुत दबाव है, क्योंकि इसके लिए बाजार में काफ़ी मांग है और कंपनी बाजार में पहला कदम रखने का फ़ायदा उठाना चाहती है। टीम मीटिंग के दौरान टीम के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने दवा के क्लिनिकल परीक्षणों में तेजी लाने और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कुछ शॉर्टकट सुझाए। इनमें कुछ नकारात्मक परिणामों को बेहतर करने के लिए डेटा में हेरफेर करना और चुनिंदा रूप से सकारात्मक परिणामों की रिपोर्ट करना, सूचित सहमति की प्रक्रिया को छोड़ देना और स्वयं का घटक विकसित करने के बजाय प्रतिद्वंदी कंपनी द्वारा पहले से पेटेंट किए गए यौगिकों का उपयोग करना शामिल है। डॉक्टर श्रीनिवासन ऐसे शॉर्टकट लेने में सहज नहीं हैं। साथ ही उन्हें यह भी पता चला है कि इन तरीकों का उपयोग किए बिना लक्ष्यों को पूरा करना असंभव है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसमें शामिल नैतिक प्रश्नों के प्रकाश में अपने विकल्पों और परिणामों का परीक्षण कीजिए। ऐसे परिदृश्य में डेटा नैतिकता और औषधीय नैतिकता किस प्रकार से बड़े पैमाने पर मानवता को बचा सकते हैं?